न्यूज़ है जम्मू एंड कश्मीर रूरल लिवलीहुड मिशन के बारे में। ये कहा जा रहा है कि जो तीसरा एडिशन होगा सरस आजीविका मेला का एट कला केंद्र लगेगा कहाँ पे, जम्मू एंड कश्मीर के कला केंद्र में। एक ही याद रखना है, ठीक है। और ये सरस आजीविका मेला का कौन सा एडिशन है? थर्ड एडिशन है। कब से कब तक लगेगा? तो फरवरी 20 से लेकर 1 मार्च तक चलेगा, कला केंद्र इन जम्मू। अब सरस आजीविका मेला है क्या? सरस आजीविका मेला विल प्रोवाइड अ यूनिक प्लेटफॉर्म फॉर रूरल वीमन। देखो, जो गाँव की कारीगर महिलाएँ हैं, जो विभिन्न प्रकार के आइटम्स को बनाती हैं, उनके लिए ये प्लेटफ़ॉर्म प्रोवाइड करवाया गया है कि वो अपनी जो भी प्रोडक्ट्स बनाते हैं, उनको आकर यहाँ पर वो इस आजीविका मेला में, सरस आजीविका मेला में सेल कर सकते हैं। तो जम्मू कश्मीर में लगेगा थर्ड सरस आजीविका मेला। पार्ट देखो, जो हमारे मोदी जी हैं, उन्होंने पार्टिसिपेटेड किया था जहान-ए-खुसरो 2025 जो फेस्टिवल आयोजित होता है, ठीक है? जहान-ए-खुसरो जो आयोजन होता है, अभी तो जहान-ए-खुसरो आयोजित कहाँ पे हुआ है? न्यू दिल्ली में आयोजित होता है ऑन द 15th एनिवर्सरी, ठीक है। ये इसकी बार की सूबी म्यूजिक फेस्टिवल है और ये 25वीं एनिवर्सरी इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। और इंपॉर्टेंट क्यों हो जाता है? क्योंकि यहाँ पर जो मोदी जी हैं उन्होंने पार्टिसिपेट किया था और ये कब आयोजित हुआ था? 28 फरवरी को। कहाँ पे? दिल्ली में। इसके अलावा ये भी न्यूज़ आ रही है दिल्ली से कि जो पहले आम आदमी पार्टी सरकार ने मोहल्ला क्लिनिक स्टार्ट किए थे, उनका अब नाम चेंज करके आयुष्मान आरोग्य मंदिर उनका नाम रखा जाएगा। इसके अलावा बीजेपी ने दिल्ली असेंबली के इलेक्शंस में जीत हासिल करी है और अब सरकार बन गई है, वहाँ पे बीजेपी की गवर्नमेंट रूल है। ज़रा देखते हैं, बीजेपी की 26 वर्षों के बाद वापसी हुई है। इसने 48 सीटें जीती हैं, किसमें से? 68, टोटल 68 असेंबली सीट्स हैं दिल्ली में। तो ये चीज़ इंपॉर्टेंट ये हो जाता है कि 68 असेंबली सीट्स हैं दिल्ली में और उसमें से 48 बीजेपी ने, सॉरी, बीजेपी 68 सीट में लड़ाई लड़ रही थी, उनमें से 48 जीती है और 70 टोटल असेंबली सीट्स है कहाँ पे? दिल्ली में। और 70 का 10% है यहाँ पे, वो मंत्रिमंडल बनते हैं, यानी कि मैक्सिमम 7 लोग मंत्रिमंडल में बना सकते हैं, ठीक है। तो 48 सीट मिली है बीजेपी को और 22 सीट मिली है किसको? आम आदमी पार्टी को। बकाया कांग्रेस का यहाँ पर खाता फिर से नहीं खुला है। अच्छा, अब इसके अलावा हम बात करेंगे कि दिल्ली से ही रिलेटेड जो सीएम बनी है, वो कौन बनेगा? चलो अब ये देखो, बताइए दिल्ली की जो सीएम है वो कौन बनी है, बताइए। यहाँ पर देख रहे हैं, चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रेखा गुप्ता। अब ये जो रेखा गुप्ता है ये चीफ मिनिस्टर बनी है दिल्ली की इलेक्शन जीतने के बाद। अब ये इंपॉर्टेंट है, ये फोर्थ वीमन है, चौथी महिला है जिन्होंने चीफ दिल्ली की कुर्सी संभालेंगी। तो इससे पहले तीन कौन थी? तो तीन है सुषमा स्वराज बीजेपी की, उस और शीला दीक्षित और अतिशी मार्लेना जो कि सबसे यंगेस्ट चीफ मिनिस्टर ऑफ दिल्ली रही हैं। तो तीन लोग ये हैं और चौथी है कौन? आपकी रेखा गुप्ता। इसके अलावा हम देखेंगे कि दिल्ली की ये जो प्रोटेम स्पीकर पे अपॉइंट कौन हुआ था? तो आंसर वुड बी अरविंदर सिंह लवली। और प्रोटेम स्पीकर को अपॉइंट कौन करता है? गवर्नर या लेफ्टिनेंट गवर्नर। तो इस केस में दिल्ली के लेफ्टिनेंट गवर्नर विनय कुमार सक्सेना ने प्रोटेम स्पीकर अरविंदर सिंह लवली को नियुक्त किया। इसके बाद स्पीकर कौन बना? तो जो विजेंद्र गुप्ता, इनके काफी सारे आपने वीडियोस देखे थे कि किस प्रकार से आम आदमी पार्टी की सरकार के टाइम पे मार्शल ने उठा के इनको बाहर फेंक दिया था। तो अब इनके बैक वापसी हुई है ऐसा दिल्ली असेंबली स्पीकर के तौर पर, ठीक है। तो ये चीजें याद रखना, ये वो रोहिणी से ये जीते थे। तो ये इंपॉर्टेंट जो चीज़ें हमने दिल्ली इलेक्शंस के बारे में जाननी नहीं थी, वो हमने जान ली है। अच्छा, अगर एक चीज़ और याद रखना, महिलाओं फीमेल्स की बात करें सीएम की, तो सुचेता कृपलानी पहली पूरे इंडिया में महिला थी जो यूपी की फर्स्ट चीफ मिनिस्टर बनी एज अ वीमन। और ये 1963 से 1967 तक का इनका कार्यकाल था सुचेता कृपलानी का। उत्तराखंड असेंबली ने पास कर दिया है उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड मैनेजमेंट एक्ट 1950 अमेंडमेंट बिल। क्योंकि पहले उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से कटकर हिस्सा बना है और ये कितने 13 जिले जो पहाड़ी जिले थे, हिल डिस्ट्रिक्ट्स ऑफ उत्तराखंड के, वो अलग हो गए थे इन द ईयर ऑफ 2009 में, ठीक है, 6 अगस्त 2009 को। तो सॉरी 6 नवंबर 2009 को। तो अब तो 13 जिलों को अलग काट के बना था उत्तराखंड। तो इस तरीके से हम देखेंगे उत्तर प्रदेश में 0 हिल्स डिस्ट्रिक्ट बाकी है, एक भी हिल डिस्ट्रिक्ट है नहीं है। अब सबसे बड़ी बात ये है कि जो उत्तराखंड असेंबली ने जो पास किया है, ये उत्तर प्रदेश जमींदारी एबोलिशन एंड लैंड मैनेजमेंट एक्ट, ये 2 जिलों में लागू नहीं होगा, ठीक है ना? ये हरिद्वार में लागू नहीं होगा और दूसरा ऊधम सिंह नगर में। तो ये 2 डिस्ट्रिक्ट ज़रूर याद रखना, उत्तर प्रदेश के बगल की न्यूज़ है, इस वजह से इंपॉर्टेंट हो जाती है। तो हरिद्वार और ऊधम सिंह नगर में ये लागू नहीं होगा। इंडियाज़ फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी लॉन्च्ड इन फरीदाबाद। तो याद कैसे करेंगे? एफ से फर्स्ट, एफ से फेरेट और एफ से फरीदाबाद में, ये हरियाणा में लॉन्च की गई है। अब ये फेरेट फैसिलिटी क्या है? फेरेट फैसिलिटी कहाँ पे लॉन्च की गई है? गर्भ इनी दृष्टि डेटा रिपोजिटरी एट द ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट इन द एनसीआर बायोटेक साइंस क्लस्टर्स फरीदाबाद हरियाणा में, ठीक है। तो ये पॉइंट जरूर याद रखिए कि कहाँ पे लॉन्च करी गई है, गर्भ इन दृष्टि डेटा रिपोजिटरी के में।
ठीक है, तो ये हमने डिस्कस कर लिया। इंडिया की पहली फेरेट रिसर्च फैसिलिटी फरीदाबाद हरियाणा। मध्य प्रदेश अनवील्स इंडिया फर्स्ट जीसीसी पॉलिसी। मध्य प्रदेश पहला ऐसा स्टेट बन गया है जिसने ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, जीसीसी का मतलब क्या है, ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर को लॉन्च करने वाला पहला स्टेट बन गया है। अब इससे क्या होगा, दैट लुक्स टू पोजीशन द स्टेट एज अ लीडिंग हब फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। तो वैश्विक स्तर पर इनोवेशन और कोलैबोरेशन के मामले में मध्य प्रदेश अपने आप को और बेहतर करेगा और पोजीशन करेगा एज वन ऑफ द वर्ल्ड लीडर इन ग्लोबल स्टेट, और ऐसा पूरे इंडिया में बनने वाला पहला राज्य है। और किसकी इंपॉर्टेंट चीज का क्या, इसका जो इंपॉर्टेंट काम रहेगा वो क्या रहेगा, स्टेट एज अ लीडिंग हब फॉर ग्लोबल इनोवेशन एंड कोलैबोरेशन। तो ये सबसे इंपॉर्टेंट चीज इसकी देखने को मिलेगी। इसके अलावा दूसरा हम देखेंगे, तो याद रखना ग्लोबल कैपेबिलिटी सेंटर, इसके नाम में ही दिख रहा है कि हमें ग्लोबल लेवल पे कैपेबिलिटीज अपनी बढ़ानी। और कहाँ पे ये इन्होंने ओपन किया है, कहाँ पे, भोपाल में, ये भी याद रखिएगा। मोरांड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट, अब ये कहाँ पे होगा, मोरांड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट, ये जरा देखिए कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, एम से मोरांड और एम से मध्य प्रदेश, तो मोरांड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे, मध्य प्रदेश में होगा। तो नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी जिसकी स्थापना 2006 में करी गई थी, हैज वार्न्ड, इन्होंने चेताया है कि मोरांड गंजल जो इरिगेशन प्रोजेक्ट जो मध्य प्रदेश में है, इससे जो सतपुरा टाइगर रिजर्व और जो मेलाघाट टाइगर रिजर्व है, ये दो टाइगर रिजर्व के जो मेजर एरिया है ये डूब सकता है। ठीक है ना, तो मोरांड से सतपुड़ा और मेलाघाट टाइगर रिजर्व को बहुत ज्यादा खतरा है, ये चेताया है नेशनल टाइगर कंजर्वेशन अथॉरिटी ने। तो मोरांड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट कहाँ पे लाया जा रहा है, मध्य प्रदेश में। तो ये इससे कंजर्वेशन और एनवायरमेंट रिलेटेड कंसर्न यहाँ पे देखते हुए अब देखेंगे कि आगे इसको लाया जाएगा या फिर नहीं। मोरांड गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट की बात करें, एक डैम बेस्ड इरिगेशन प्रोजेक्ट है और इसका जो इम्प्रूविंग है कि एग्रीकल्चर एक्टिविटीज हमें यहाँ पे इम्प्रूव करनी है। अब बात करेंगे रिवर्स इन्वॉल्व, कौन कौन सी नदियां हैं, तो एक तो मोरांड है और एक है गंजल, ये दोनों जो है वो मेजर ट्रिब्यूटरीज ऑफ नर्मदा रिवर है। अब ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट हमारे लिए बन जाता है कि मोरांड एंड जो गंजल है, ये दोनों की दोनों रिवर जो किसकी ट्रिब्यूटरीज है, नर्मदा रिवर की। नर्मदा रिवर की अदर ट्रिब्यूटरीज की बात करेंगे तो जैसे कि एक इंपॉर्टेंट है बारगी ट्रिब्यूटरी, ठीक है ना, बारगी भी इंपॉर्टेंट है किसी, नर्मदा की, तो याद रखिएगा। तो मोरान गंजल इरिगेशन प्रोजेक्ट में हमने ये देखा, और यहाँ पर ये भी थोड़ा और मिलेगा टाइगर रिजर्व की भी ध्यान में रखना है। पीएम मोदी लेस दी फाउंडेशन स्टेट ऑफ बागेश्वर धाम मेडिकल एंड साइंस रिसर्च इंस्टीट्यूट। अब ये जो बागेश्वर धाम, हमें ये पता है उत्तर प्रदेश का जो बुंदेलखंड का एरिया है वहां पर है ये बागेश्वर धाम। और अगर आप बात करें इकोनॉमिक दृष्टिकोण से तो ये एरिया थोड़ा सा पिछड़ा माना जाता है। ठीक है, तो यहीं पर इस तरीके से एक साइंस और रिसर्च इंस्टीट्यूट का ओपन होना, जो बागेश्वर धाम जो बाबा जी हैं धीरेन्द्र शास्त्री जी, उनकी जो भी ट्रस्ट है या उनका जो भी है, उन्होंने इसको ओपन करवाया है। और गढ़ा गांव में, छतरपुर डिस्ट्रिक्ट के अंदर, और कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। ठीक है, कहाँ पे, मध्य प्रदेश में। और प्रधानमंत्री मोदी जी ने इसकी जब शिलान्यास, सॉरी, जब इनॉग्रेशन किया था तब मोदी जी गए थे। 10 एकड़ में बना है और 100 बेड की फैसिलिटीज है, ये भी चीज याद रख सकते हैं फर्स्ट फेज में। इसके बाद धीरे धीरे उसको और बढ़ाया जाएगा। झारखंड गवर्नमेंट प्रोहिबिट्स गुटखा पान मसाला फॉर ईयर। मुझे नॉर्मली क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किस सरकार ने रिसेंटली गुटखा और पान मसाला पर 1 साल के लिए प्रतिबंध लगाया है, तो आंसर होगा झारखंड की सरकार ने। फोर्ट विलियम, अब फोर्ट विलियम के बारे में अगर आपको कुछ भी पता हो कि फोर्ट विलियम की स्थापना कब हुई थी, वॉज कंस्ट्रक्टेड इन द ईयर 1781। ठीक है, कब स्थापना हुई थी फोर्ट विलियम की, 1781 में। तो फोर्ट विलियम आर्मी ईस्टर्न हेडक्वार्टर को दोबारा, अब हमने इसका नाम बदल के फोर्ट विलियम ना करके हमने कर दिया विजय दुर्ग। क्या नाम कर दिया इसका, विजय दुर्ग। अब कहा जाएगा कहाँ पे, ये बंगाल में है विजय दुर्ग। ठीक है, तो कॉलोनियल जो प्रैक्टिसेस है, हम उनके नामो निशान जो है गुलामी के, वो मिटाने की कोशिश कर रहे हैं। इसी इसी क्रम में हमने विलियम का नाम बदल के विजय दुर्ग रखा है। जो विजय दुर्ग है इसको ड्राइव किया गया है, इस ड्राइव फ्रॉम द ओल्डेस्ट फोर्ट अलोंग द सिंधु दुर्ग कोस्ट इन महाराष्ट्र। सिंधु दुर्ग कोस्ट जो महाराष्ट्र में है, सिंधु सिंधु का तट है, उसी से हमने ये नाम वहां से ड्राइव करके इसका नाम रखा है, जो कि एक नेवल बेस हुआ करता था विजय दुर्ग, मराठा अंडर शिवाजी, छत्रपति शिवाजी महाराज के अंतर्गत। ये जो सिंधु दुर्ग था ये अभिजित किला हुआ करता था, उसी से हमने नाम लिख के रखा है विजय दुर्ग। फोर्ट विलियम की बात करें तो ये इंग्लैंड, किंग विलियम थर्ड ऑफ इंग्लैंड, यही नाम पूछ सकता है कि इंग्लैंड के किस राजा के नाम पर, तो याद रखना किंग विलियम थर्ड है, ये क्या है, थर्ड के नाम पर रखा गया था। और ये इसका निर्माण कब किया गया था, 1781 में। बाथोसम रिकॉग्नाइज्ड एज एन ऑफिशियल रिलीजन इन असम, बीटीआर। बोडोलैंड टेरिटोरियल रीजन में, असम में, एक बाथोसम नाम की एक नए रिलीजन को मान्यता दे दी गई है। तो यही पूछेगा कि बाथोसम का जो संबंध है वो किस राज्य से है, तो हम नॉर्मली कहेंगे असम से। इनलैंड वाटर ट्रांसपोर्ट टर्मिनल की बात करें तो यूनियन मिनिस्टर है पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज, उनका नाम क्या है हमारे पास, बता सकते हैं आप।
जो असम के एक्स सीएम भी हैं, इतना मैंने आपको हिंट दे दी है, असम के एक्स सीएम थे सर्बानंद सोनोवाल। ठीक है, उन्होंने ब्रह्मपुत्र में इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल को ओपन किया है। इनलैंड वाटरवेज टर्मिनल कहाँ पे किया है? ब्रह्मपुत्र रिवर असम के जोगी घोपा में। तो ये इंपॉर्टेंट हो जाता है कहाँ पर? ब्रह्मपुत्र रिवर असम के जोगी घोपा नाम की जगह पर। तो नाम भी याद रखना है कि नाम का जगह जगह का नाम क्या है? असम का जोगी घोपा। आगे देखेंगे, द टर्मिनल इज सेट टू ट्रांसफॉर्म द कनेक्टिविटी इन द रीजन एंड बूस्टर आउट ट्राइलेटरल ट्रेड विद भूटान एंड बांग्लादेश। तो इससे ये पूछेगा कि इससे हम क्या जो हमारे ट्राइलेटरल ट्रेड है बांग्लादेश, इंडिया और भूटान के साथ में, इससे उसको कुछ मदद मिलेगा? द आंसर वुड बी यस। अच्छा, तब हमें मुझे जो ब्रह्मपुत्र है यहाँ पे इनलैंड वाटरवेज नंबर 2 है। ये कौन सा वाटरवे नंबर है? नंबर 2। ठीक है, कौन सा? नंबर 2 है। और पहला है गंगा, बराक रिवर पर बना है कौन सा? 16। तो ये याद रखिएगा। बात करेंगे मणिपुर की। मणिपुर में बीरेन सिंह ने रिजाइन कर दिया ऐसे मणिपुर चीफ मिनिस्टर, और यहाँ पर लग गया है क्या? क्या? प्रेसिडेंट रूल। प्रेसिडेंट रूल आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग लगता है जब स्टेट मशीनरी फेल हो जाती है। और हम देख रहे हैं पिछले 1 साल से मणिपुर में जिस तरीके से एथनिक वायलेंस चल रहा था, उसके एस्पेक्ट में इन्होंने रिजाइन देकर प्रेसिडेंट रूल सरकार ने यहाँ पे लगा दिया है, सेंट्रल गवर्नमेंट ने। इन्होंने यहाँ के गवर्नर कौन है मणिपुर के? तो गवर्नर है अजय कुमार भल्ला, जो पूर्व आईपीएस है और अच्छे डिप्लोमेट्स भी है। नो कॉन्फिडेंस मोशन कब लाया जाता है? तो आर्टिकल जो 75(3) ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, उसमें कहा गया है कि काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स आर कलेक्टिवली रिस्पॉन्सिबल टू द लोकसभा। और अगर एक लोग रिजाइन देगा तो फिर पूरी लोकसभा, मतलब पूरी सरकार को ही रिजाइन माना जाता है, पूरी काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स को। इसी एस्पेक्ट में आर्टिकल 75(3) में इस चीज को मेंशन किया गया, लेकिन ये पार्लियामेंट के कंटेक्स्ट में दिया गया। ठीक है, इसी में जब, अच्छा, जब भी नो कॉन्फिडेंस मोशन लाया जाता है तो इसमें 50 लोग प्रस्तावक चाहिए होते हैं, 50 लोग इसमें अनुमोदक चाहिए होते हैं। 2 चीजें याद रखना। एक सबसे इंपॉर्टेंट चीज है, नो कॉन्फिडेंस मोशन सिर्फ लोकसभा में लाया जा सकता है। और इससे भी बड़ी बात, एक पॉइंट और याद रखने की लायक है कि जब आप नो कॉन्फिडेंस मोशन लाते हैं तो आपको रीजन बताने की जरूरत नहीं होती कि रीजन क्यों, इसको मेंशन करने की जरूरत नहीं होती। जबकि अन्य मोशन जब आप लाते हैं, जैसे कट मोशन लाते हैं, तो उसमें आपको रीजन बताना होता है। इतनी चीज याद रखिएगा। द प्रोसीजर इज स्पेसिफाइड अंडर रूल 198 ऑफ द लोकसभा। लोकसभा का जो 198 रूल है, उसके अंदर इसकी प्रोसीजर और स्पेशली मेंशन किए गए हैं। अब क्वेश्चन आता है कि हु कैन मूव ए नो कॉन्फिडेंस मोशन। तो कोई भी लोकसभा का एमपी इसको मूव कर सकता है, बस उसके पास 50 मेंबर्स का सपोर्ट होना चाहिए और 50 उसके क्या होने चाहिए? अनुमोदक। अगर नो कॉन्फिडेंस मोशन पास हो जाता है तो सरकार क्या होती? सरकार को रिजाइन करना पड़ेगा। ठीक, तो ये हो गई बात हमारी बीरेन सिंह मणिपुर से इस्तीफा देने की। प्रेसिडेंट रूल मणिपुर में अप्लाई कर दिया गया, ये मैंने बताया था। वहां के मणिपुर के गवर्नर हैं अजय कुमार भल्ला। अब ये देखा आर्टिकल 356 ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। अब जो भी जनरली रूल जो मेंशन है, ये जनरली आप देखेंगे आर्टिकल 355 से लेकर जो 65 तक भी हैं, वो भी इसी एस्पेक्ट में मेंशन होते हैं। आर्टिकल 355 में कहा जाता है कि ऑब्लिगेशन टू ऑफ द, देखो आर्टिकल 355 2 पॉइंट्स देता है, मैं आपको ऐसे बता रहा हूँ कि ये कहता है कि जो सेंट्रल है उसका ये ड्यूटी है कि वो प्रोटेक्ट करेगा किसको? स्टेट्स को, फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन। फ्रॉम एक्सटर्नल एग्रेशन यानी कि बाहरी आक्रमण से। एक्सटर्नल एग्रेशन बाहरी आक्रमण से प्रोटेक्ट करेगा। दूसरा ये कहता है कि ये सेंट्रल की ड्यूटी है कि वो इंश्योर करे, क्या इंश्योर करे? कि जो स्टेट गवर्नमेंट है वो चल रही है कि नहीं, वो किसके अकॉर्डिंग? वो कॉन्स्टिट्यूशन के जो नॉर्म्स एंड वैल्यूज हैं, क्या उसके अकॉर्डिंग चल रही है या फिर नहीं। और अगर नहीं चलेगी तो इसको बर्खास्त करके आर्टिकल 300 जो छप आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग इसमें प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। ठीक है, तो ये आर्टिकल 355 हो गया, सेंट्रल प्रोटेक्ट करेगा। आर्टिकल 356 में क्या है? प्रेसिडेंट रूल है। आर्टिकल 357 में एम्पावर्स द प्रेसिडेंट टू लेजिस्लेट फॉर द स्टेट बाय ऑर्डिनेंस इफ नेसेसरी। ये कह रहे हैं कि प्रेसिडेंट चाहे तो राज्य चला सकता है सिर्फ ऑर्डिनेंस जारी कर कर, अगर ऐसी कोई जरूरत आ जाती है। आर्टिकल 365 में कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू कंप्लाई विद और इंप्लीमेंट डायरेक्शंस इश्यूड बाय द यूनियन, ये इंपॉर्टेंट है। देखो, ये कहा जाता है, एक तो 356 में स्टेट मशीनरी अगर फेल हो जाती है, टर्म पे ध्यान दो आप, स्टेट मशीनरी इन केस अगर फेल हो जाती है तो यहाँ पर प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 में भी प्रेसिडेंट रूल लगाया जा सकता है। आर्टिकल 365 में भी कह रहे हैं कि अगर सेंट्रल, यहाँ पे फोकस करो टर्म्स पे,
कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ फेलिंग टू कंप्लाई, अगर सेंट्रल ने कुछ भी डायरेक्शंस दिए हैं, यूनियन ने कुछ डायरेक्शंस दिए हैं किसको, स्टेट को, और स्टेट इनको मानने में, इसको कंप्लाई करने में फेल हो जाता है, तो भी आर्टिकल 356 के अकॉर्डिंग यहाँ पे प्रेसिडेंट को लगाया जा सकता है। तो आर्टिकल 356 और आर्टिकल 365, तो 355, 56 और 357 ऑर्डिनेंस का है, तो 365 हमने डिस्कस कर लिए। आगे देखेंगे, राजस्थान की सरकार ने रीनेम किया है फोई सागर लेक, और जो अजमेर में बनी है उसका नाम बदल के रख दिया है वरुण सागर। तो नॉर्मल क्वेश्चन आपसे पूछेगा कि फोई सागर या वरुण सागर लेक कहाँ पर स्थित है राजस्थान में, ठीक है। राजस्थान गवर्नमेंट ने दो ब्रिटिश एरा की चीजों को मतलब रीनेम कर दिया है, ठीक है। एक तो फोई सागर लेक को उसका नाम बदल के रख दिया इन्होंने वरुण सागर, और दूसरा 113 ईयर ओल्ड किंग एडवर्ड मेमोरियल भवन, उसको उन्होंने नाम बदल दिया है महर्षि दयानंद विश्रांत गृह के नाम पे, ठीक है, महर्षि दयानंद के नाम पे। तो दो चीजें आ जाती, दयानंद सरस्वती नहीं है, महर्षि दयानंद विश्रांत गृह। तो फोई सागर लेक या वरुण सागर लेक। एली, एशिया की पहली लाइफ साइज एनिमेट्रॉनिक एलिफेंट है, अनवील किया गया इसको कहाँ पे, बेंगलुरु में। तो देखो एली, एली से एलिफेंट, एनिमेट्रॉनिक का मतलब है इलेक्ट्रॉनिक से चलने वाला एक तरीके से एलिफेंट रोबोट है, जिसको हमने स्टार्ट किया है बेंगलुरु में। और ये भी याद रखिएगा, ये एशिया का पहला है, लाइफ साइज का मतलब होता है जितना वास्तविक आकार होता है उस आकार में। तो कर्नाटका डिक्लेयर्ड नेक्सल फ्री आफ्टर फाइनल सरेंडर, कर्नाटका डिक्लेयर्ड नेक्सल फ्री, कर्नाटका को डिक्लेयर कर दिया गया है क्या, नेक्सल फ्री आफ्टर फाइनल सरेंडर। तो एक नॉर्मल क्वेश्चन ये पूछा जाएगा कि अभी रिसेंटली किस स्टेट को नक्सल मुक्त कर दिया गया है, नक्सल मुक्त, तो हम कहेंगे कर्नाटका, ठीक है। और रिसेंटली सिद्धरामैया ने भी ये बोला है कि जिस तरीके से सरकार बीजेपी गवर्नमेंट हार्श स्टेप्स ले रही है नक्सल्स के विरुद्ध, वो नहीं लेना चाहिए। कर्नाटका हैज बीन डिक्लेयर्ड नक्सल फ्री फॉलोइंग द सरेंडर ऑफ ए नक्सलाइट इन चिकमगलुरु डिस्ट्रिक्ट, ये भी पूछ सकता है कि अंतिम जो सरेंडर हुआ है वो किस डिस्ट्रिक्ट में हुआ कर्नाटका के, तो चिकमगलुरु। अच्छा याद रखिएगा, जो नक्सल से रिलेटेड है ऑपरेशन कगार, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एक ऑपरेशन चला रही है ऑपरेशन कगार, और ये कह रहे हैं कि 2026 तक हम नक्सल फ्री कर देंगे इंडिया को। तो ये दो पॉइंट्स भी हमें साथ में याद रखने हैं, ठीक है। तो ऑपरेशन कगार और 2026 तक इंडिया को कैसा कर दिया जाएगा, नक्सल फ्री। कर्नाटका ने एक सर्कुलर इश्यू किया है कि राइट टू डाई विद डिग्निटी बेस्ड ऑन 2023 सुप्रीम कोर्ट ऑर्डर। नॉर्मल क्वेश्चन कि कौन सा राज्य है जिसने राइट टू डाई विद डिग्निटी को सर्कुलर मतलब मान्यता दी है, जो कि 2023 के सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर को ये फॉलो करते हुए दिख रहे हैं। इन लाइन विद द मॉडिफाइड सुप्रीम कोर्ट जजमेंट, ठीक है। ये बस इतनी चीजें रखना, किसने ये किया है, सर्कुलर जारी किया है कर्नाटका। अच्छा, अब ये जो राइट टू लाइफ अंडर आर्टिकल 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन के अंतर्गत आता है, राइट टू डाई, ठीक है। अब ये नॉर्मल क्वेश्चन जनरली यही पूछेंगे कि राइट टू डाई विद डिग्निटी है क्या, वो आर्टिकल 21 के अंदर आता है, यस आता है। और ये कैसे, इस सुप्रीम कोर्ट के इंटरप्रिटेशन के द्वारा हमें देख रहे हैं। द मूव इज बेस्ड ऑन सुप्रीम कोर्ट रूलिंग ऑफ 2023 which stated that the right to life under article 21 of the constitution encompasses the right to die with dignity। यहाँ पे देख रहा है कि राइट टू लाइफ जो अंडर 21 में दिया गया है उसमें राइट टू डाई विद डिग्निटी भी आता है। तो ये चीज हमने डिस्कस करी। आगे देखते हैं, कर्नाटक गवर्नर ने लॉन्च किया है ब्रेल इनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। नॉर्मल क्वेश्चन है कि ब्रेल इनेबल्ड इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का किसने लॉन्च किया है, कर्नाटक ने, ठीक है। ऑप्शंस में एक की केरला जरूर रहेगा, लेकिन याद रखना केरला ने नहीं किया है, कर्नाटका, तो अंधे ब्रेल कर्नाटका। इसके अलावा गूगल ने अनवील किया है अनंता, इट्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया। यही नॉर्मल पूछेगा कि अनंत क्या है, तो अनंत पूछ लेगा कि एक एनिमल है या एक हाथी है जो अभी चर्चा में रहा, या कोई रोबोट है अनंत, तो हमें ऐसे लगेगा। लेकिन अनंत क्या है, कैंपस। अनंत का मतलब होता है जिसका कोई अंत ही ना हो, इतना बड़ा कैंपस है जो अनंत कैंपस है, इतना बड़ा है। और किसके द्वारा, गूगल के द्वारा अनवील किया गया है, ठीक है। अनंत का मीनिंग क्या है, इनफाइनाइट या लिमिटलेस है, संस्कृत का वर्ड दिया गया। और कहाँ पे इन्होंने, सीधी सी बात है, जो सिलिकॉन सिटी ऑफ इंडिया है वो बेंगलुरु, वहीं पर इन्होंने इनोग्रेट किया है। केरला टू लॉन्च फर्स्ट प्रोजेक्ट ऑन कलेक्शन डिस्पोजल ऑफ एक्सपायर्ड मेडिसिन। ये नॉर्मली क्वेश्चन है कि जो एक्सपायर्ड मेडिसिन है या फिर जो जो मेडिसिन एक्सपायर हो जाते हैं जनरली उनको फेंक दिया जाता है या जोर जबरदस्ती करके पेशेंट्स को दे ही दिया जाता है, तो उनका कलेक्शन और डिस्पोजल कौन करेगा, केरला ऐसा पहला स्टेट बन गया, उन्होंने प्रोजेक्ट स्टार्ट किया है केरला। सेंचुरीज ओल्ड रेलिक्स अनर्थड इन बेलूर विलेज। अब ये जो बेलूर विलेज है ये है केरला में। तो यहाँ पर हजारों साल पहले की जो ओल्ड रेलिक्स हैं यानी कि जो अवशेष हैं उनको दोबारा से निकाला गया है। और ये हमें ये कह सकते हैं आप कि ये हमें ये इंगित करते हैं कि यहाँ पे स्पिरिट वर्शिप यानी कि भूत प्रेतों की पूजा होती थी, इस प्रकार के रिचुअल से संबंधित
हमें आर्टिफैक्ट्स वहाँ से मिले हैं। और कहाँ पे, बेलूर विलेज कहाँ पे है, कर्नाटका। ये वो वाला बेलूर नहीं है, कर्नाटका वाला बेलूर नहीं है, ये याद रखना, केरला में। अब हम बात करेंगे मार्च के महीने के करंट अफेयर्स की। वतन को जानो प्रोग्राम क्या है कि वतन को जानो प्रोग्राम प्रमोटिंग नेशनल इंटीग्रेशन अमंग कश्मीरी यूथ। तो पूछेगा नॉर्मल कि वतन को जानो, अब इससे अपने वर्ड से ही दिख रहा है कि वतन को जानने के लिए, देश को जानने समझने के लिए, यूथ को कनेक्ट करने के लिए है। तो किसके लिए चलाया जा रहा है, कश्मीरी यूथ के लिए है, किस स्टेट में। और हमें सीरीज की बात है, जो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं, वो सरकार जो आर्मी है वो हमारी इस प्रकार की कॉन्फिडेंस मेजर बिल्डिंग्स, इस प्रकार के प्रोग्राम्स चलाती रहती है इन द रीजन ऑफ कश्मीर। पीएम मोदी बिल फ्लैग ऑफ फर्स्ट वंदे भारत एक्सप्रेस टू कश्मीर फ्रॉम कटरा ऑन अप्रैल 19। ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है। देखो, तो हमें ये जनरली पता है कि इंडिया की अपेक्षा कश्मीर का जो अदर एरिया है वो बहुत ज़्यादा हिली टेरेन है, तो यहाँ पे जो ट्रेन बनाना आसान नहीं है। तो वंदे भारत एक्सप्रेस हम जो चला ही रहे हैं काफ़ी दिनों से, तो अब वो पहली वंदे भारत हमने कश्मीर में भी लॉन्च की है। और कब, अप्रैल 19। अब ये तारीख याद रखने की ज़रूरत है, बिल्कुल याद जरूर है, ठीक है। तो ऐसा याद रखो कि वंदे भारत एक्सप्रेस में लोग परे परे जाएंगे, अप्रैल परे परे, ठीक है ना। 19, और ये ऑड फिगर है 19। ये क्या है, ये जनरली किसका पार्ट है, 272 किलोमीटर उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक जो प्रोजेक्ट चल रहा है उसी के अकॉर्डिंग ये चलाई जा रही है। कितना किलोमीटर लंबा है, 272 किलोमीटर लंबा है। और कौन सा, यूएसबी, जिसको शॉर्ट फॉर्म में हम क्या कहते हैं, यूएसबी, उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक। जम्मू कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस विल रिड्यूस योर ट्रैवल टाइम टू 3 आवर्स। और इससे ये बताइए, जम्मू से कटरा तक जाएगी ये, है ना, यानी कि जम्मू से कटरा तक, तो ये कितना टाइम रिड्यूस हो जाएगा, लगभग 3 घंटे का। करेंटली द रूट अभी 6 से 7 घंटे जो लगते हैं, सिर्फ 3 घंटे का टाइम खत्म कर दिए, अब 3 से 4 घंटे सिर्फ लगेगा। जम्मू कटरा श्रीनगर वंदे भारत एक्सप्रेस विल इनिशियली ऑपरेट फ्रॉम कटरा एज द जम्मू रेलवे स्टेशन इज अंडरगोइंग रिनोवेशन, ठीक है। द प्रोजेक्ट इंक्लूड्स, अब ये जो प्रोजेक्ट है 272 किलोमीटर का उधमपुर श्रीनगर बारामूला रेल लिंक, इसमें जनरली 38 टनल्स बनाई जानी है जो कि 119 किलोमीटर में फैली होंगी। तो द लॉन्गेस्ट है, उनमें से जो सबसे लॉन्गेस्ट बनाई जानी है वो बनानी है टनल T50। कौन सी टनल, T50। तो 12.77 किलोमीटर लंबी टनल होगी, जो कि कंट्रीज की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल भी होने वाली है। तो टनल T50, ठीक। तो यहाँ पे, अच्छा, यहाँ पे हमने एक इससे श्रीनगर टू सोनमार्ग टू श्रीनगर, सोनमार्ग टू श्रीनगर, ये जेड मोरे टनल जो कि 6.04 या 6.4 किलोमीटर लंबी थी, ठीक, जेड सोनमार्ग। और ये है टनल T50 जो 12.77 किलोमीटर होगी। जब ये बनके तैयार हो जाएगी तो कंट्री की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल होगी, इस बात पे फोकस रखना है। इस प्रोजेक्ट पे जो 272 किलोमीटर उधमपुर यूएसबी रेल लिंक है, इसमें टोटल 119 किलोमीटर का तो टनल्स है ही, और यहाँ पर इसी का पार्ट है चिनाब रेलवे ब्रिज, जो कि 1315 मीटर लंबा है, ठीक है ना। और 359 मीटर जो है ऊंचा है। इसकी लंबाई जो है, वो लंबाई 1315, देखो 13 में 2 जोड़ दो कितना हो जाता है, 15। और लंबाई कितनी है, 359, ऑड फिगर है। इसके अलावा कटरा बनिहाल जो सेक्शन होगा ट्रेन का, यानी कि इसी का पार्ट होगा, उसमें एक और हम चीज बनाएंगे, एक और ब्रिज बनाएंगे, उसका नाम होगा अंजी खाड़ ब्रिज, ठीक है ना। जो कि इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज होने वाला है। केबल के केबल पे टिका हुआ ब्रिज रहेगा, कौन सा, अंजी खाड़। इसकी लंबाई होगी 725 मीटर लंबी, और ये 96 केबल्स इसमें सपोर्ट करेंगी, और 331 मीटर होगा अबव सी लेवल। तो अब इसको जब समराइज करोगे तो हमें क्या देखना है, पहली वंदे भारत 19 अप्रैल को लॉन्च करी है। 272 किलोमीटर यूएसबी रेल लिंक का प्रोजेक्ट है। इस रेल लिंक में देखेंगे 38, ये जो रेल लिंक में देखेंगे 119 किलोमीटर में तो सिर्फ टनल्स ही टनल्स बनाई जानी है, 38 टनल्स बनाई जानी है। और जो सबसे लंबी टनल बनाई जाएगी भारत की इसी प्रोजेक्ट पे, वो होगी 12.77 किलोमीटर, नाम होगा टनल T50, जो कि कंट्री की लॉन्गेस्ट ट्रांसपोर्टेशन टनल होगी। ट्रांसपोर्टेशन का मतलब समझते हो, आवागमन करने वाली, ठीक है। और दो ब्रिज बहुत इंपॉर्टेंट इस प्रोजेक्ट में आते हैं, एक आते हैं चिनाब ब्रिज और दूसरा है अंजी खाड़ ब्रिज। चिनाब ब्रिज की अगर लंबाई देखेंगे तो 1315 मीटर से, ऊंचाई इसकी 359 मीटर है। जबकि अंजी खाड़ ब्रिज जो होगा, ये इंडिया का पहला केबल स्टेड ब्रिज होने वाला, 725 मीटर लंबा होगा, और 331 मीटर इसकी ऊंचाई होगी एबव सी लेवल से। तो ये डिस्कस किया हमने वंदे भारत 19 अप्रैल से रिलेटेड सारी चीजें। दिल्ली में, दिल्ली पुलिस ने स्टार्ट किया है शिष्टाचार स्क्वाड टू कॉम्बैक्ट ईवटीजिंग। जैसे अभी याद करो एंटी रोमियो स्क्वाड यूपी में चलता था, उसी प्रकार से अब दिल्ली में स्टार्ट हुआ कि शिष्टाचार सिखाना है ईवटीजिंग, जो छेड़ाखानी करने वाले लोग हैं उनको। तो बस ऐसे नॉर्मल याद रखना है। दिल्ली गवर्नमेंट ने अप्रूव किया है महिला समृद्धि योजना 2584 बीमा। देखो ये महिला योजना बहुत ज्यादा चर्चा में रही थी, इस वजह से याद रखना है कि महिला समृद्धि योजना किस स्टेट में लॉन्च करी गई है। तो याद करो बीजेपी ने भी वादा कर दिया था फ्री बीज का,
तो उसी को ये 2508 दिया जाएगा, किसको, महिला को। इसके लिए सरकार ने, यानी कि दिल्ली सरकार ने 5501 करोड़ का फंड अंडर नारी सशक्तिकरण इनिशिएटिव जो चला रही है सरकार, उसमें इन्होंने इसके लिए इस स्कीम को दिया है 5501 नारी सशक्तिकरण के अकॉर्डिंग। दिल्ली के लेफ्टिनेंट इनोग्रेट्स अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क। ये अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क को इन्होंने जो इनोग्रेट किया है, वो नेशनल हाईवे 24 जो है ना यमुना प्लेन्स में, वहां पे इसको इनोग्रेट किया गया है। किसको, अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क को। और किसने इनोग्रेट किया है, दिल्ली के जो एलजी है। इसकी जो थीम है, अब देखो इसमें क्या है, जनरली 14,500 नेटिव प्लांट्स यानी कि जो भारतीय होंगे, देश के ही होंगे, उसको लगाया जाना है। और एम्स टू रिस्टोर एंड रेजुविनेट द फ्लड प्लेन इकोसिस्टम। हमें पता है जो फ्लड प्लेन है और जो इकोसिस्टम है, उसको हम रेजुविनेट करना चाह रहे हैं। और वैसे भी बीजेपी गवर्नमेंट का जो एक प्लान है, जो विजन है कि हमें गंगा की सफाई करनी है और गंगा को तैरने लायक बनाना है। सॉरी, गंगा नहीं, गंगा का भी है, हाँ दिल्ली में तो यमुना का है। तो उस प्लान के अकॉर्डिंग भी इसको अलाइन करते हुए NH24 पे, याद रखना कौन सा, NH24 पे अमृत बायोडाइवर्सिटी पार्क स्टार्ट किया गया है। इस पार्क की थीम क्या होगी, तो इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल, इंडिया फ्रीडम स्ट्रगल, याद रखो। थीम जो बायोडाइवर्सिटी पार्क है, इसकी थीम क्या है, इंडिया का फ्रीडम स्ट्रगल। एम्स ने लॉन्च किया है पयोधी मिल्क बैंक, पयोधी मिल्क। अब देखो पयोधी, पय का मतलब क्या होता है, पय का मतलब होता है दो चीजें, एक तो होता है जल और एक का मतलब होता है क्या, दूध। और धी का मतलब होता है धारण करने वाला। तो दूध कौन धारण करता है, जो दूध दुग्ध होता है वो माँ धारण करती है, ठीक है ना। तो जो नवजात बच्चे होते हैं, ह्यूमन मिल्क बैंक है ये, वो एम्स ने इसको लॉन्च किया है, ठीक है। चलिए आगे देखेंगे। इंडिया डेवलप्स फर्स्ट इंडिजिनस एमआरआई मशीन सेट टू इंस्टॉल्ड एट एम्स दिल्ली फॉर ट्रायल्स। इंडिया की पहली, देखो एमआरआई मशीन जो है अभी तक हम सब बाहर से मंगाते हैं, अब इंडिया ने पहली एमआरआई मशीन खुद की बनाई और इसको चेकअप ट्रायल्स के लिए हमने रखा है कहाँ पे, एम्स दिल्ली में। और पयोधी बैंक भी कहाँ पे स्टार्ट हुई है, दिल्ली में। इसके अलावा यूनियन मिनिस्टर डॉक्टर मनसुख मांडविया ने इनोग्रेट किया है फिट इंडिया कार्निवाल इन न्यू दिल्ली में, ठीक है। कहाँ पे, फिट इंडिया कार्निवाल कहाँ पे, न्यू दिल्ली में। कारण क्या है, ये 3 दिन का फिटनेस और वेलनेस फेस्टिवल होगा। इसका जनरली लाइफ स्टाइल वगैरह इंप्रूव करना, फिट इंडिया मूवमेंट के साथ अलाइन करना, और विजन ऑफ ए फिटर हेल्थियर एंड ओबेसिटी फ्री नेशन। ओबेसिटी यानी कि आजकल थन निकल रही है लोगों की, पेट निकलने से मुक्त होना चाहिए। दिल्ली की सीएम है रेखा गुप्ता, उन्होंने 1 करोड़ रुपए का बजट लॉन्च किया था, बस इतना याद रखना। और उसके लिए महिला समृद्धि स्कीम, उसके लिए 51,000 करोड़ रुपए जारी किए हैं। और 2,144 करोड़ और आयुष्मान भारत स्कीम के लिए जारी किए हैं। और ये जो महिला समृद्धि योजना है, इसी के अंदर 2500 मंथ जो है, 2500 रुपए प्रति महीना एलिजिबल महिलाओं को दिया जाएगा, जिनकी जो हाउस इनकम होगी वो 3 लाख से कम हो। ये क्राइटेरिया याद रखना, 3 लाख से कम वाली महिलाओं को ही दिया जाएगा। अब देखो आयुष्मान भारत स्कीम, इससे पहले बीजेपी की गवर्नमेंट थी नहीं कहाँ पे, दिल्ली में। तो आम आदमी पार्टी सरकार कहती थी कि मोहल्ला क्लिनिक उनके उनसे बेहतर है। लेकिन जब रेखा गुप्ता जी यहाँ की सीएम बनी, तो इन्होंने आयुष्मान भारत जो स्कीम थी, जो इसका स्टार्ट जो है 23 सितंबर 2018 से इसको ज्वाइन किया। तो दिल्ली ऐसा 35वां स्टेट या यूटीज बन गया है इसको ज्वाइन करने वाला, इसको आयुष्मान भारत स्कीम। जबकि इससे पहले ज्वाइन किया था 34th स्टेट बना है कौन, आपका उड़ीसा। उड़ीसा में भी यही हाल था, उड़ीसा में भी वहां पे सरकार पटनायक जी की थी, ठीक है। तो 34वां स्टेट उड़ीसा बना और 35वां स्टेट बना है दिल्ली, जिसने आयुष्मान भारत स्कीम को ज्वाइन किया है। दिल्ली बिकम्स 28th लेजिस्लेचर टू ज्वाइन द नेशनल ई विधान एप्लीकेशन, ठीक है। तो जो नेशनल ई विधान एप्लीकेशन है, नेवा प्लेटफॉर्म है, जिसको कि सब कार्यवाही जो है वो डिजिटली होने लग जाए विधानसभाओं में, ये 28वां लेजिस्लेचर बन गया, 28वां राज्य बन गया है। 28वां विधान सभा कहेंगे, राज्य नहीं कहेंगे, ठीक है। नेवा प्लेटफॉर्म इज होस्टेड ऑन मेघराज 2.0। अच्छा, अब ये नेवा प्लेटफॉर्म है, इसको होस्ट कौन करता है, यानी कि इसका रख रखाव का काम किसका है, तो ये है मेघराज, जो कि जैसे क्लाउड होता है ना, क्लाउड सर्विसेज होती है, उसी तरीके से हमने बनाया मेघराज, उसी का रूपांतरण वर्जन है ना मेघराज 2.0। इंडिया का क्लाउड इंफ्रास्ट्रक्चर के द्वारा इसको होस्ट किया जाता है। आगे देखेंगे। पीएम का विजिट हुआ था यूटी जो दादरा नगर हवेली एंड दामन एंड दीव और गुजरात में 7 से 8 मार्च को ये प्रधानमंत्री जी गए थे गुजरात में। यहाँ पे इन्होंने फाउंडेशन स्टोन रखा है मल्टीपल डेवलपमेंट प्रोजेक्ट्स फॉर द यूटी वर्थ रुपीज 2,500 करोड़ एट सिलवासा, ठीक है। तो दादरा नगर हवेली की राजधानी क्या है, सिलवासा। पीएम ने यहाँ पे नमो हॉस्पिटल भी इनोग्रेट किया था, कहाँ पे, सिलवासा में, याद रखिएगा। ये नमो हॉस्पिटल कहाँ पे, सिलवासा में, 7 से 8 मार्च को गए थे। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया सूरत फूड सिक्योरिटी सेचुरेशन कैंपेन, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो ठीक है, तो सूरत फूड सिक्योरिटी सेचुरेशन कैंपेन, और डिस्ट्रीब्यूट किया था बेनिफिट्स ऑफ नेशनल फूड सिक्योरिटी एक्ट टू ओवर 2.3 लाख बेनिफिशियरीज इन सूरत, यानी सूरत से रिलेटेड स्कीम, ऐसे सूरत और ऐसे सिलवासा। ऑन द ओकेजन ऑफ इंटरनेशनल वीमेंस डे, देखो क्योंकि 8 मार्च को वीमेन डे भी होता है, इंटरनेशनल महिला दिवस होता है,
ठीक है ना। तो 8 मार्च को इंटरनेशनल महिला दिवस के अवसर पर प्रधानमंत्री ने पार्टिसिपेट किया था कहाँ पे, लखपति दीदी प्रोग्राम में। कहाँ पे, लखपति दीदी प्रोग्राम, जिसकी स्टार्टिंग कब हुई थी, 2023 में, दिसंबर 2023 को लखपति दीदी प्रोग्राम हुई थी, जिसका लक्ष्य है कि 3 करोड़ महिलाओं को लखपति बनाना ड्रोन ट्रेनिंग के द्वारा। ठीक है, तो वीमेन डे कब होता है, 8 मार्च को, और जबकि 13 फरवरी को होता है नेशनल महिला दिवस, राष्ट्रीय महिला दिवस। और सरोजिनी नायडू के जो जन्म दिवस होता है उसके उपलक्ष्य में हम ये मनाते हैं, कौन सा, राष्ट्रीय वाला, सरोजिनी नायडू के उपलक्ष्य में। तो 8 मार्च और ये 13 मार्च हमने देखा। इसके अलावा प्रधानमंत्री ने लॉन्च किया है जी सफल। अब ये जी सफल क्या है, गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज फॉर ऑगमेंटिंग लिवलीहुड्स। तो जी से जी और सफल से गुजरात स्कीम फॉर अंत्योदय फैमिलीज के लिए, और जी सफल के साथ साथ में उन्होंने 2 इनिशिएटिव एक लॉन्च किया है, और जी मैत्री। तो जी सफल और जी मैत्री, जी मैत्री का फुल फॉर्म क्या है, गुजरात मेंटरशिप एंड एक्सेलरेशन ऑफ इंडिविजुअल्स फॉर ट्रांसफॉर्मिंग रूरल इनकम इन नवसारी डिस्ट्रिक्ट में ये लॉन्च किया है। तो सूरजपुर सिक्योरिटी लॉन्च किया। इसके अलावा जी सफल और जी मैत्री किस डिस्ट्रिक्ट में, नवसारी डिस्ट्रिक्ट में उन्होंने लॉन्च किया है प्रधानमंत्री मोदी जी ने। तो महिलाओं के समय पे ये मोदी जी गए थे कहाँ पे, जब महिला दिवस था उसके आसपास उसी के टाइम पे गए थे कहाँ पे, गुजरात में। इसके अलावा कैबिनेट ने अप्रूव किया है 2 रोपवे प्रोजेक्ट इन उत्तराखंड। अब ये चूंकि कैबिनेट ने अप्रूव किया है, सेंट्रल का बनना है ना कि राज्य का है, इसी वजह से इंपॉर्टेंट हो जाता है। जरा देखते हैं अब इनकी पहले कौन कौन से हैं। एक जो रोपवे होगा वो होगा सोनप्रयाग केदारनाथ, और दूसरा जो होगा वो होगा गोविंद घाट से लेकर हेमकुंड साहिब। तो सोनप्रयाग टू केदारनाथ और गोविंद घाट से हेमकुंड साहिब। अब देखो एक है 12.9 किलोमीटर, एक है 12.4 किलोमीटर, इसमें याद कैसे रखेंगे जरा देखते हैं। देखो जिसमें एन आ रहा ना सोन, ये है 9, सोन आ रहा है इसमें 9, और जो रहेगा वो रहेगा 12.4 किलोमीटर रेलवे। जनरली 12.9 किलोमीटर जो कनेक्टिंग केदारनाथ और सोनप्रयाग है, उसकी टोटल कैपिटल कॉस्ट होगी 4081 करोड़। बहुत ज़्यादा हमें याद नहीं कर पाएंगे। और इसकी जो कैपेसिटी बनाई गई है, ये जो सोनप्रयाग टू केदारनाथ है, यानी कि जो लंबे वाला है वो 1800 पैसेंजर्स पर आवर पर डायरेक्शन, एक डायरेक्शन में 1800 पैसेंजर। तो ये डायरेक्शन ये जरूर याद रख सकते हैं हम लोग, पूछा जा सकता है एग्जाम में। अगर बात करें केदारनाथ टेम्पल की, तो जो 12 ज्योतिर्लिंग है उनमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट है, और उत्तराखंड के रुद्रप्रयाग डिस्ट्रिक्ट में बिलोंग करता है केदारनाथ। ठीक है ना, क्योंकि देखो केदारनाथ में कौन, भगवान शिव है, और रुद्र भी भगवान शिव को कहा जाता है। और रुद्रप्रयाग से हमें पता है मंदाकिनी रिवर और अलकनंदा, मंदाकिनी रिवर निकलती है रुद्रप्रयाग से, जो जाके मिलती है कहाँ पे, अलकनंदा में। चलो मंद और रुद्रप्रयाग। इसके अलावा 12.4 किलोमीटर का जो हेमकुंड साहिब गोविंद घाट रोपवे होगा, इसकी कैपेसिटी रहेगी 1100 पैसेंजर्स की। बड़े वाले की कैपेसिटी रहेगी 1800 पैसेंजर्स की, छोटे वाले की कैपेसिटी रहेगी 1100 पैसेंजर्स की। अब बात करें हेमकुंड साहिब गुरुद्वारा, ये हाईली रिवर्ड पिलग्रिमेज साइट है, जिसको कितने 15,000 फीट पर ऊंचाई पर स्थित है, चमोली डिस्ट्रिक्ट ऑफ उत्तराखंड में। ठीक है, तो किस डिस्ट्रिक्ट में है, गोविंद साहिब गुरुद्वारा चमोली डिस्ट्रिक्ट में, कितने फीट पर है, 15,000 फीट। तो ये हमने डिस्कस किया था जो रोपवे प्रोजेक्ट है उत्तराखंड में, उनके बारे में। गोविंद ये सोनप्रयाग टू केदारनाथ 12.9 किलोमीटर, और गोविंद घाट टू हेमकुंड 12.4 किलोमीटर। आगे देखेंगे एक मिशन है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 2 मिशन स्टार्ट किए हैं जो कि वीमेन एंड चाइल्ड हेल्पलाइन के लिए, एक मिशन शक्ति और एक मिशन वत्सल। बिल सर्व एज द बिल सर्व एज द बैकबोन ऑफ द प्रोजेक्ट हिफाजत। देखो प्रोजेक्ट हिफाजत स्टार्ट किया है किसने, पंजाब ने, और ये अलाइन होगा भारत सरकार जो पहले से मिशन चला रही है, मिशन शक्ति और मिशन वात्सल्य। तो मिशन बहुत ज्यादा पूछ लिए जाते हैं। वात्सल्य का मतलब ही होता है माँ बेटे के बीच में जो प्रेम होता है उसको वात्सल्य बोलते हैं। और मिशन शक्ति महिला शक्ति से रिलेटेड है। तो प्रोजेक्ट हिफाजत महिलाओं के लिए है, और और किसने चलाया, पंजाब ने। पंजाब पुलिस लॉन्च ड्राइव अगेंस्ट ड्रग मीनेज ऑन वॉर फुटिंग, युद्ध नशा विरुद्ध। ये पंजाबी लैंग्वेज में लिख रहा है, युद्ध नशे के विरुद्ध। युद्ध नशा विरुद्ध का मतलब है युद्ध नशों के विरुद्ध। इंक्रीजिंग डिमांड फॉर बॉलगार्ड 3 इन पंजाब। अब ये बॉलगार्ड 3 है क्या भाई, बॉलगार्ड 3 के बारे में अगर बात करेंगे तो एक तरीके से पेस्ट रेजिस्टेंट जेनेटिकली मॉडिफाइड कॉटन वेराइटी है। तो कॉटन होता है कपास की वेराइटी है, और इसमें जीएम मॉडिफाइड है, इसमें पेस्ट नहीं लगता है, कोई बीमारी नहीं लगती, इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ रही है। इसमें बीटी प्रोटीन्स होते हैं कौन कौन से, क्राई 1 AC, क्राई 2 AB एंड विप 3 है। इस वजह से इसमें जम्स नहीं लगते, इस वजह से इसकी बहुत ज्यादा डिमांड है। ऐसे ही पूछ लिया कि बॉलगार्ड 3 क्या है, हमें ऐसा लगेगा कि कोई सिप वगैरह है, नहीं ये सिप नहीं है, ये कॉटन की वैरायटी है बॉलगार्ड 3। पंजाब टू इंट्रोड्यूस साइन लैंग्वेज इन द लेजिस्लेटिव असेंबली, यही पूछेगा कि भाई ऐसी कौन सी लेजिस्लेटिव असेंबली बनी जिसने साइन लैंग्वेज को इंट्रोड्यूस किया है, तो आंसर क्या होगा, पंजाब को। तो हम पर पंजा दिखाकर अब उसी से साइन बनाएंगे। पंजा यानी कि हाथ दिखाते हैं ना, इस प्रकार से हम, साइन का मतलब क्या होता है, मूक लोगों की भाषा, बधिर। जबकि ब्रेल, ब्रेल में कॉन्स्टिट्यूशन बनाने वाला कौन सा बन गया,
राज्य, तो आंसर वुड बी कर्नाटका, ब्रेल कर्नाटका और साइन लैंग्वेज कौन सी, पंजाब लेजिस्लेटिव असेंबली। इसके अलावा पंजाब की गवर्नमेंट प्लान कर रही टू डेवलप झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, तो इंपॉर्टेंट हो जाता है। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी को पहला लेपर्ड सफारी डेस्टिनेशन बनाने का किसमें, अपने राज्य में। तो यही चीज याद रखनी है और कुछ नहीं रखना है। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या बनेगा, लेपर्ड सफारी बनेगा, याद रखना, टाइगर सफारी नहीं है, ना ही लाइन सफारी है, ये लेपर्ड सफारी है। झज्जर बचौली वाइल्ड लाइफ सेंचुरी डिक्लेयर्ड एज ए प्रोटेक्टेड सेंचुरी बाय द गवर्नमेंट इन 1998, पंजाब सरकार ने इसको जो गवर्नमेंट वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट होता है 1972, उसके अकॉर्डिंग इसको 1998 में प्रोटेक्टेड एरिया डिक्लेयर किया हुआ है झज्जर बचौली। हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में नॉर्थ इंडिया का पहला न्यूक्लियर प्रोजेक्ट आ रहा है हरियाणा में, कि कहाँ पे, गोरखपुर में। अब ये गोरखपुर उत्तर प्रदेश वाला मत समझ लेना, ये गोरखपुर है हरियाणा वाला, नॉर्थ इंडिया का कह रहे हैं फर्स्ट न्यूक्लियर प्रोजेक्ट। तो फिर क्या नरोरा में क्या है न्यूक्लियर प्रोजेक्ट, नरोरा में क्या है, तो नरोरा में जो है वो है आपका न्यूक्लियर, जहाँ पे न्यूक्लियर चीजें बनती हैं, न्यूक्लियर पावर प्लांट नरोरा में भी है, जिसकी स्टार्टिंग 1992 से हो गई थी। लेकिन भाई सरकार मान रही है कि ये नॉर्थ इंडिया का, उत्तरी भारत में, मतलब मोस्ट उत्तर की बात करेंगे तो ये पहला होगा। वैसे तो नरोरा जो बुलंदशहर है यहाँ पर हमारा उत्तर प्रदेश में, वहां पे 1992 से एक पावर प्लांट कार्यरत है। कुछ और पावर प्लांट देख लेते हैं जब इसकी हमने बात कर ही ली है। तो कैगा कैसे, कर्नाटका, ये कैगा की जो स्थापना हुई थी ये हुई थी सन 2000 में। जैतपुर महाराष्ट्र में है, कोवाडा आंध्र प्रदेश में है, कवाली भी आंध्र प्रदेश में, कोवाडा कवाली बहुत पूछे जाते हैं। गोरखपुर हरियाणा, याद रखना यूपी नहीं है। माही बांसवाड़ा, बांसवाड़ा हमें पता है राजस्थान में, माही रेबरी बांसवाड़ा में, और चुटका क्या है, मध्य प्रदेश में न्यूक्लियर पावर प्लांट है, चुटका मध्य प्रदेश। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट है जो अभी हाल में चर्चा में रहे हैं, उनको हमने डिस्कस किया। हरियाणा के सीएम है नायब सैनी, उन्होंने लॉन्च किया वन टाइम सेटलमेंट स्कीम फॉर ट्रेडर्स, ट्रेडर्स मतलब व्यापारियों के लिए जिन्होंने पैसा ले लिया था और चुकता नहीं कर पा रहे, तो उसके लिए उन्होंने बस स्कीम जारी करी है, वन टाइम सेटलमेंट स्कीम ट्रेडर्स के लिए। कौन, हरियाणा है। तो अब हरियाणा को के ट्रेडर्स की भी हरी हरी चीजें हो जाएंगी। यूनियन मिनिस्टर है सीआर पाटिल, उन्होंने लॉन्च किया जल शक्ति अभियान कैच द रेन 2025 इन हरियाणा। अब ये इंपॉर्टेंट है या नहीं है, बेहद इंपॉर्टेंट हो जाता है। तो देखो कैच द रेन, कैच द रेन का मतलब होता है जल का संरक्षण, वर्षा को पकड़ो, यानी कि वर्षा के पानी को पकड़ो, यानी कि उसको संरक्षित करो, कंजर्व करो, यानी कि वाटर हार्वेस्टिंग की बात कर रहे हैं। ठीक है, और कहाँ पे, हरियाणा। तो देखो जब रेन को पकड़ोगे, जब रेन को पकड़ोगे तो चीजें कैसी होंगी, हरियाली होगी हर जगह, हरियाणा, इस तरीके से याद रखना। कंट्री वाइड पूरे देश में चलाया जा रहा है जल शक्ति अभियान है कैच द रेन 2025, और कहाँ से, हरियाणा के पंचकुला से। कैसे, पंचकुला से। तो 5 कूला बनाओ आप, 5 कूला बनाओ और उसमें रेन को पकड़ो, यानी कि वर्षा का पानी को भरो। जनरली इंपॉर्टेंट चीज ये है कि ये क्यों स्टार्ट कर रहे हैं, टू ड्राइव कम्युनिटी लेड वाटर कंजर्वेशन एंड सस्टेनेबिलिटी अक्रॉस 148 डिस्ट्रिक्ट्स। वो ये कह रहे हैं कि ये सिर्फ सरकार का काम नहीं है वाटर हार्वेस्टिंग करना, इसमें जो कम्युनिटी है वो भागीदारी निभाए, किसमें, कैच द रेन करने में। और इंडिया में क्या ये सभी डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है, द आंसर इज नो, सिर्फ 148 डिस्ट्रिक्ट्स में चलाया जा रहा है, क्योंकि सभी डिस्ट्रिक्ट्स में इस प्रकार के प्रोग्राम चलाना पॉसिबल भी नहीं है 148 डिस्ट्रिक्ट में। कैंपेन को लॉन्च करने में 2 मिनिस्ट्री है यहाँ पे, एक तो मिनिस्ट्री ऑफ जल शक्ति ही है और दूसरी है मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज, और साथ में गवर्नमेंट ऑफ हरियाणा। तो ये ट्राईफर्ड है, 3 लोग यहाँ पे, 3 बॉडीज मिलकर काम कर रही है। यहाँ पर हम देखेंगे नेशन वाइड अवेयरनेस और एक्शन किया जाएगा, प्रोग्राम आयोजित करे जाएंगे, और विजन क्या होगा, हर बूंद अनमोल, एवरी ड्रॉप काउंट्स अ रियलिटी, हर बूंद अनमोल, ये भी याद रखना है। ठीक है, विजन हमारा क्या है, हर बूंद अनमोल है। कैंपेन की जो थीम होगी वो होगी जल संचय जन भागीदारी। अब इसमें देखो जन भागीदारी आ रहा है क्योंकि इसको भागीदारी वाला ड्रिवन भी बनाना ही है, तो जल संचय जन भागीदारी, जन जागरूकता की ओर। इंग्लिश में कहेंगे पीपल्स एक्शन फॉर वाटर कंजर्वेशन टुवर्ड्स इंटेंसिफाइड कम्युनिटी कनेक्ट। इसके अलावा उन्होंने एक चीज को और लॉन्च किया है, हरियाणा की मुख्यमंत्री जल संचय योजना। हरियाणा में अब यही पूछेगा कि ये मुख्यमंत्री जल संचय योजना कहाँ पे लॉन्च करी गई है, तो आंसर क्या होगा हमारा, हरियाणा में। और क्या लॉन्च किया है उन्होंने, वाटर रिसोर्सेस एटलस फॉर हरियाणा। तो हरियाणा में 2 चीजें भी लास्ट में इसी समय लॉन्च हुई हैं, मुख्यमंत्री जल संचय योजना, वाटर रिसोर्सेस और एटलस फॉर हरियाणा। अब इन्होंने एक चीज को और लॉन्च किया है, थोड़ी इसका देखो, एक तो मुख्यमंत्री जल संचय योजना लॉन्च करी गई, दूसरी लॉन्च करी गई है वाटर रिसोर्सेस एटलस फॉर हरियाणा, और तीसरा लॉन्च किया है जल जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान। ठीक है ना, तो ये 3 इनिशिएटिव्स लॉन्च करे गए हैं, मुख्यमंत्री जल संचय योजना, वाटर रिसोर्सेस एटलस फॉर हरियाणा और जल जंगल जन एक प्राकृतिक बंधन अभियान। अब ये 22 जो जल दिवस है,
22 मार्च को क्या मनाया जाता है? जल दिवस। तो उसी के एस्पेक्ट में उसी महीने में इन्होंने इसको क्या किया था? लॉन्च किया था। ठीक है, आगे देखेंगे। उत्तर प्रदेश के बारे में देखेंगे। उत्तर प्रदेश उत्तर प्रदेश के सीएम जो है आदित्यनाथ जी, उन्होंने अनवील किया सिप्टी इन्फिनिट स्पेस डेटा सेंटर कैंपस इन नोएडा। तो इसका डेटा सेंटर का नाम याद रखो, ये तो हमें पता ही है कि नोएडा ही में होगा। हाँ, यहाँ पर ग्रेटर नोएडा भी दे सकता है, लेकिन नहीं, ग्रेटर नोएडा में नहीं, नोएडा में है। नाम क्या है? सिफी इनफाइनाइट स्पेस डेटा सेंटर। ये नॉर्थ इंडिया का सबसे लार्जेस्ट डेटा सेंटर कैंपस होने वाला है, जिसका नाम होगा सिफी नोएडा 02। तो याद रखना, सिफी नोएडा सेंटर। उत्तर प्रदेश ने अडॉप्ट कर लिया है डिजिटल मॉनिटरिंग फॉर रूटीन चाइल्ड वैक्सीनेशन थ्रू राइस ऐप। अब ये उत्तर प्रदेश का जो राइस ऐप है, जैसे कि आप मेंस लिख रहे हैं तो जो गुड गवर्नेंस के बारे में लिखते तो उत्तर प्रदेश का राइस ऐप जरूर लिखिएगा। राइस ऐप से क्या होगा, तो बच्चे जो जन्मते हैं, जो जो नए बच्चों का जन्म होता है, तो सरकार कहती है कि ये जीवन पर्यंत बीमारियों से मुक्त रहें, तो इसके लिए इनका रूटीन वैक्सीनेशन, चाइल्ड वैक्सीनेशन होना चाहिए। तो उसी के लिए सरकार ने क्या करके रखा है, सरकार ने क्या करके रखा है, एक राइस ऐप बनाया हुआ है। अब सरकार उसी से डिजिटली मॉनिटर करेगी, उसी से ट्रैक करेगा। अब राइस का फुल फॉर्म क्या है? रैपिड इम्यूनाइजेशन, आर से रैपिड, आई से इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट। रैपिड इम्यूनाइजेशन स्किल एनहांसमेंट ऐप है। एक प्लेटफॉर्म है जो यूज किया जाता है नर्सेस के द्वारा, एएनएम्स के द्वारा, हेल्थ वर्कर्स, और जो भी वैक्सीनेशन प्रोग्राम है, सरकार इसी से इनको ट्रोल और ट्रैक करती है। ठीक है, तो कैपेसिटी बिल्डिंग जो, तो सीधी सी बात है, हेल्थ सेक्टर में गुड गवर्नेंस का एक अच्छा सा उदाहरण आप दे सकते हैं राइस ऐप के थ्रू। तो ये दो न्यूज हमने यूपी से कवर करी है। मध्य प्रदेश की बात करेंगे। इंडिया का पहला पीपीपी, एक तो अभी हम देख के आए थे ग्लोबल कैपेसिटी जो बिल्डिंग जीसीसी की बात कर रहे थे, ये भोपाल में किया था मध्य प्रदेश ने, जिसमें ग्लोबल इनोवेशन पे मध्य प्रदेश को एक वर्ल्ड लीडर के तौर पर प्रस्तुत करना है। इंडिया का पहला पीपीपी जो ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, वो कहाँ पे स्टार्ट हुआ है? इंदौर। और अब इंदौर हमें पता है लगभग लगभग 6 सालों से देखेंगे, जो स्वच्छ सर्वेक्षण होता है उसमें हर फर्स्ट रैंक आता है। तो इसी को और कह सकते हैं ऑगमेंट करते हुए अपने स्टेप्स को, यहाँ पे भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट। क्या ये सही कहना होगा? नहीं, भारत का पहला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट नहीं है, भारत का पहला पीपीपी वाला है, यानी कि पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप। पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप वाला ग्रीन वेस्ट प्रोसेसिंग प्लांट है, याद रखना, ये इंपॉर्टेंट है। पीपीपी वाला है, जनरली उसने पीपीपी हटा दिया और ओनली ग्रीन वेस्ट दे दिया, तो आंसर सही नहीं होगा। इससे क्या दिक्कत, मतलब इससे हमारा क्या उद्देश्य होगा? रिवलाइज करेंगे सिटी का जो वेस्ट मैनेजमेंट होगा सिस्टम, जो ग्रीन वेस्ट होगा उसको कन्वर्ट किया जाएगा वैल्यूएबल रिसोर्सेज के थ्रू। ठीक है, चलिए आगे देखेंगे। मध्य प्रदेश गवर्नमेंट टू प्रोवाइड परमानेंट पावर कनेक्शन टू फार्मर्स फॉर जस्ट रुपए, सिर्फ 5 रुपए में किसानों को बिजली देने वाला राज्य बनने वाला है कौन? मध्य प्रदेश। और ये बहुत अच्छी पहल है किसानों के लिए, और ऐसा होना भी चाहिए हर एक राज्य में। वर्ल्ड हेरिटेज साइट की बात करेंगे। महाबोधि टेम्पल कॉम्प्लेक्स एट बोध गया, नालंदा महाविहार एट नालंदा। ठीक है, वर्ल्ड हेरिटेज साइट हम याद रखना कि महाबोधि टेम्पल है कॉम्प्लेक्स है बोध गया का, और नालंदा महाविहार नालंदा यूनिवर्सिटी का। बिहार में और कौन कौन सी ट्राइब्स देख लो बिहार की जरा। संथाल, ओरांव, मुंडा, हो, खरबार, खरिया और भूमिज। ठीक है ना, ये भूमिज जो है वो झारखंड में भी आपको देखने को मिलेगी, बिहार में भी, ठीक है ना, उड़ीसा में भी भूमिज देखने को मिल जाती है। खरबार खरिया का भी वही हाल है कि बिहार, झारखंड, ये दोनों जगह पर देखने को हमें मिलती है। इसके बाद हमारे सामने आता है कोसी मेची इंफ्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। क्या आता है? कोसी मेची इंट्रा स्टेट लिंक प्रोजेक्ट। सबसे पहले बात देखो, इंट्रा का मतलब होता है एक ही राज्य है वहां पर, यानी कि राज्य अलग अलग नहीं है। इंट्रा का मतलब क्या रहता है कि राज्य दो राज्यों से नहीं कर रहे हैं, उनको बोलते हैं इंटर स्टेट। उनको हम क्या बोलते हैं? अगर दो राज्यों का हुआ तो इंटर, और ये है इंटर, मतलब एक ही राज्य में है। तो बिहारी की दोनों नदियां हैं, कौन सी? कोसी मेची। और अभी हम देख कर आए हैं दो, दो नदियों का प्रोजेक्ट, जो नर्मदा की सहायक नदियां थी उनको कनेक्ट करने वाला, राइट। तो कोसी मेची इंटर स्टेट लिंक प्रोजेक्ट चर्चा में बहुत रहा है, तो इंपॉर्टेंट है। देखो, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना जो है, इसमें कई सारे कंपोनेंट हैं इसकी, मतलब कई सारी सब स्कीम से एक है, उसमें से एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट प्रोग्राम, AIBP। जैसे एक है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, पर ड्रॉप मोर क्रॉप किसकी? प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। इसको आप नोट कर लो और ये बताइए किस तारीख में इसको लॉन्च किया गया था, प्रधानमंत्री कृषि सिंचाई योजना। तो एक है, इसका कंपोनेंट है पर ड्रॉप मोर क्रॉप, ठीक है ना। वो एक है एक्सीलरेटेड इरिगेशन बेनिफिट्स प्रोग्राम। इरिगेशन का मतलब होता है जो सिंचाई के साधन है उनके प्रोग्राम्स को हमें और क्या करना है? एक्सीलरेट करना है। तो PMKSY AIBP
तो इसके अकॉर्डिंग हमें इरिगेशन को एनहांस करना है, फ्लड मैनेजमेंट भी करना है, तो इरिगेशन भी हो और फ्लड का मैनेजमेंट भी हो। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, जो सरप्लस पानी होगा, देखो कोसी पहले आता तो उसमें पानी ज्यादा है, तो कोसी का पानी ट्रांसफर किया जाएगा कहाँ पे, मेची में। इसी वजह से हमने कहा इसको कोसी मेची। अब ये जो है ये किस बेसिन में आता है, तो ये महानंदा बेसिन है। ये देखो महानदी बेसिन नहीं है। जब आप देखोगे गंगा इस प्रकार से बहती है और यहाँ पर आके महानंदा बिहार में आके मैच करेगी, मिलती है गंगा से। तो महानंदा अपने आप में सहायक नदी है किसकी, गंगा की। बाई वे ऑफ रिमॉडलिंग एग्जिस्टिंग ईस्टर्न कोसी मेन कैनाल, ठीक है, ईस्टर्न कोसी जो मेन कैनाल है उसमें चीजों को बदलाव करके महानंदा बेसिन पे ये कनेक्ट किया जाएगा। इसका जो कॉस्ट रहने वाला है ये है 6282, लगभग 6200 करोड़ रुपए, और ये कंप्लीट किया जाएगा मार्च 2029 तक। तो ये थी कोसी मेची इंटरस्टेट लिंक प्रोजेक्ट के बारे में मेन चीजें। अब और देखेंगे कोसी से ट्रांसबाउंड्री रिवर। ट्रांसबाउंड्री का मतलब ये है कि ये किसी दूसरे देश से आती है, यानी तो कोसी कहाँ से आती है, तो चाइना नेपाल, याद रखो कोसी चाइना से भी बहकर आती है, नेपाल से, और फिर आती है कहाँ पे, इंडिया में। अब देखो यहाँ पे मैप देख लो आप थोड़ा सा, क्लियर तो मैप नहीं दिख रहा होगा, ये तो एकदम पता है। ये गंगा, गोमती, घाघरा, गंडक, कोसी, ये रिवर देख रहे हैं, ये यहाँ से कोसी आ रही है, यहाँ पे देखो ये कोसी है, ठीक है ना, और यहाँ पर ये महानंदा आती है, ठीक है, तो ये कोसी है। अच्छा, अब जो कोसी है वो क्या है, ट्रिब्यूटरी किसकी है, गंगा की ट्रिब्यूटरी है, बिल्कुल ट्रिब्यूटरी है। मेची रिवर इसे ट्रांसबाउंडरी रिवर है, ये भी ट्रांसबाउंडरी रिवर है, और कोसी, दोनों ट्रांसबाउंडरी। एग्जाम में यही पूछेगा कि वो आर ट्रांसबाउंडरी रिवर्स, द आंसर वुड बी यस। अब ये देखो कोसी जो है वो तो चाइना में भी बहती है, लेकिन जो मेची है वो सिर्फ नेपाल से और इंडिया में बहती है। और ये जो मेची है, एम से मेची तो एम से महानंदा, मेची जो रिवर है वो महानंदा की सहायक नदी है, जबकि जो कोसी रिवर है वो गंगा की सहायक नदी है। तो इंपॉर्टेंट चीजें हमें याद रखनी है। मेची रिवर ओरिजिनेट करती है इनर वैलीज ऑफ द हिमालय इन द महाभारत रेंज। अब देखो एम से मेची, एम से महाभारत और एम से महानंदा। मेची कहाँ से निकलती है, महाभारत रेंज जो है ना नेपाल में, सिंधुआली गढ़ी के पास में, और ये मिलती है आके कहाँ पे, महानंदा में। तो मेची के रिलेटेड चीजें हमने डिस्कस कर ली। असम को डिस्कस करें। यूनियन होम मिनिस्टर और मिनिस्टर ऑफ कॉर्पोरेशन श्री अमित सिंह इनोग्रेटेड, सॉरी अमित सिंह नहीं, सॉरी श्री अमित शाह जी इनोग्रेटेड द लचित बरफुकान पुलिस एकेडमी इन डेरगांव, असम में। तो सर देखो लचित बरफुकान जो है वो हीरो है, मैं असम में गया हूँ वहां पे, तो वहां पे लचित बरफुकान को बहुत रिस्पेक्ट है, हमें भी करनी चाहिए भाई, योद्धा थे। तो ये वो वहां पे हीरो हैं। तो उन्हीं के नाम पर पुलिस एकेडमी को लॉन्च किया गया है कहाँ पे, डेर गांव में। तो जो लचित बरफुकान थे वो कैसे थे, डेयरिंग थे, इसी वजह से डेर गांव असम में। अब इसमें सिर्फ असम के जो पुलिस एकेडमी है, इस एकेडमी में सिर्फ असम के ही पुलिस ऑफिसर स्टूडेंट नहीं करे जाएंगे, नॉर्थ ईस्ट के जो अदर राज्य हैं उनके भी पुलिस ऑफिसर्स इस असम पुलिस एकेडमी में लचित बरफुकान में ट्रेंड किए जाएंगे। इनको क्यों जाना जाता है, इनकी गाथाएं क्यों जाती हैं, क्योंकि जब अहोम किंगडम ने इनको, जो अहोम किंगडम के ये क्या थे, कमांडर थे, तो इन्होंने हराया था मुगल फोर्सेस। मुगल की तरफ से लड़ने आए थे राजा मानसिंह फर्स्ट, कहाँ पे, बैटल ऑफ सराय घाट। तो बैटल ऑफ सराय घाट याद रखना, 1671 में राम सिंह को हराया था, जो कि मुगल फोर्सेस से लड़ने आए थे। पीएम मोदी ने इससे पहले देखेंगे 125 फुट ब्रॉन्ज स्टैच्यू, ब्रॉन्ज फुट का कितना, 125 लंबा ऊंचा, अहोम जनरल जो लचित बरफुकन थे उनकी, जो जहां पे उनकी वरियल साइट थी, यानी कि जहां पर उनको दफनाया गया है, असम के जोरहट में दफनाया गया था, तो वहीं पर 125 फुट का ब्रॉन्ज स्टैच्यू भी 9 मार्च 2024 को बनाया गया था। ठीक है, तो और इस स्टैच्यू को बनाया था वेटरन स्कल्पटर राम बनित सूतर ने, इस बार जिसको उनको पद्म श्री भी मिला है। तो ये कहते नहीं है कि कुछ न्यूज 2024 की भी आ गई, तो 2025 में जो टॉपिक से थोड़ा इश्यू में रहे होंगे उन्हीं से रिलेटेड जो न्यूज रहती है वो 2024 की उसी प्रकार की न्यूज वो पूछते हैं। तो देख लिया हमने, डेर गांव में लचित बरफुकान के नाम की एकेडमी बनी है, जबकि असम के जोरहट में ही उनका स्टैचू 125 फुट का ब्रॉन्ज का बनाया गया। असम के ने नेम किया इलेक्ट्रॉनिक सिटी आफ्टर रतन टाटा। यही पूछ लेंगे कि रतन टाटा के नाम पे इलेक्ट्रॉनिक सिटी किसने रखी है, तो आंसर होगा इसका जागी रोड जो सिटी है उसका नाम रतन टाटा के नाम पे रखा गया है असम का। अच्छा, इससे पहले मैं बताऊं असम ने अपना कल्चरल कैपिटल कहाँ पे रखा है, जोरहट में। सेकंड कैपिटल उन्होंने कहाँ पे बनाया है, डिब्रूगढ़, डिब्रूगढ़, ठीक है, ये पीवाई उसका है पिछले मंथ का। आगे देखेंगे, असम गवर्नमेंट ने लॉन्च किया अपनी खुद की सैटेलाइट असम सेट, और ये किस किस कोलैबोरेशन में, इन स्पेस जो कि इसरो की ही एक कमर्शियल विंग है, और इंडियन स्पेस। तो असम ने भारत का पहला ऐसा राज्य हो गया है जो लॉन्च करेगा, अभी किया नहीं है, असम सेट अपनी स्वयं की जो सैटेलाइट होगा उसको लॉन्च करने वाला इन स्पेस और इसरो के साथ में मिलकर। ठीक है, इसके बाद
मुख्य एम क्या है? एमिंग टू स्ट्रेंथन डेटा एक्सेस फॉर की सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स एंड एनहांस बॉर्डर सर्विलेंस। दो चीजों के लिए कि जो सोशियो इकोनॉमिक इनिशिएटिव्स है उनके लिए उनके पास डेटा हो, अच्छा डेटा हो, और दूसरा जो बॉर्डर पे सर्विलांस भी बढ़ाया जा सके, क्योंकि हमें पता है असम का जो बॉर्डर है ये बांग्लादेश के साथ में टच होता है, और बांग्लादेश इन्फिल्ट्रेशन का असम के अंदर बहुत बड़ी प्रॉब्लम है, आतंकवादियों की भी बड़ी प्रॉब्लम है, तो असम का कह सकते हैं बेल स्टेप है ये। बात करेंगे सिक्किम। सिक्किम गवर्नमेंट ने इम्पोज किया एक टूरिस्ट फी ऑफ ₹50 पर मंथ। अब ये पूछेगा कि कौन सा राज्य है जिसने टूरिस्टों पर 50% ₹50 पर पर्सन की फीस इम्पोज करी है, तो आंसर होगा सिक्किम। और हमें पता है सिक्किम क्या ऑर्गेनिक स्टेट भी है। और पिछले महीने हमने क्या पढ़ा था, इसका जो सोरेंग डिस्ट्रिक्ट है, सोरेंग, वो फर्स्ट बायो जो मत्स्य है यानी कि मछली क्लस्टर, मत्स्य क्लस्टर वाला डिस्ट्रिक्ट हो गया है। कौन सा? सोरेंग डिस्ट्रिक्ट इन सिक्किम। सिक्किम के बारे में बात करें तो भारत का सबसे लीस्ट पॉपुलस राज्य है और सेकंड स्मॉलेस्ट है अमंग द इंडियन स्टेट्स, यानी क्षेत्रफल की बात करें जनसंख्या सबसे कम है, ठीक है, और एरिया वाइज सबसे छोटा दूसरा क्रमांक है, क्योंकि गोवा का एरिया सबसे छोटा है। 1975 में सिक्किम ने ज्वाइन किया था भारत को, ऐसा 22वां स्टेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट हो, 22वां स्टेट के तौर पे सिक्किम ने ज्वाइन किया था, और 36वां संविधान संशोधन के तौर पे, ठीक है। 35% जो एरिया है इसका वो यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट जो कंचनजंगा नेशनल पार्क है उसमें कवर है। अब ये फैक्ट बहुत इंपॉर्टेंट है, कैसा? दो फैक्ट यहाँ से निकलेंगे कि क्या सिक्किम के 35% एरिया पर कंचनजंगा नेशनल पार्क फैला हुआ है? द आंसर इज यस। या फिर दूसरा पार्क ऐसा पूछ रही फैक्ट कि क्या सिक्किम का या वह कौन सा राज्य जिसका 35% स्टेट एरिया यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज घोषित किया गया है? तो भी सिक्किम होगा, क्योंकि 35% एरिया में कंचनजंगा है और कंचनजंगा नेशनल पार्क को यूनेस्को का वर्ल्ड हेरिटेज साइट घोषित किया गया है, ठीक है। इस वजह से तो शायद 2018 में किया गया था जहां तक मुझे याद आ रहा है। चलिए, तो ये चीजें हो गई। अपीडा फैसिलिटेट्स एक्सपोर्ट ऑफ जीआई टैग डल्ले चिल्ली फ्रॉम सिक्किम टू द सोलोमन आइलैंड। देखो, यही पूछेगा जीआई टैग कहाँ का? डल्ले चिल्ली। डल्ले चिल्ली जीआई टैग कहाँ का है? तो है कहाँ का? सिक्किम का। ऐसे याद रख लो, चिल्ली किसको खिला दो? उसको जो व्यक्ति सिक पड़ता हो जाता, बीमार पड़ता है, उसको डल चिली खिला दो एक बार, बढ़िया हो जाएगा। तो ये कहाँ पे हमने भेजी है? सोलोमन आइलैंड पे, ठीक है। डल्ले चिली को हम फायरबॉल चिली या फिर डल्ले खुरसानी के नाम से भी जानते हैं। अब मुझे एक चीज बताइए, बस आप सोलोमन आइलैंड की लोकेशन बताइए कि सोलोमन आइलैंड कहाँ पर है। बात करेंगे तमिलनाडु की। तमिलनाडु गवर्नमेंट ने भाई ये बहुत बेतुका या कह सकते हैं विचित्र स्टेप उठाया है कि रुपी का सिंबल बदल दिया और तमिल का एक लेटर रख दिया, तो एक डिबेट इंटेंसिफाई होगी, नॉर्मल चीजें हैं, हम सबको याद है कि ये पता ही होगा। 6 अप्रैल पीएम विल इनॉग्रेट द न्यू पम्बन ब्रिज। अब देखो, जैसे कि वंदे भारत जो एक्सप्रेस ट्रेन है वंदे भारत, वो हमने कब लॉन्च करी है? 19 अप्रैल को। तो एक तो इंफ्रास्ट्रक्चर का ये बहुत इंपॉर्टेंट हो गया था, ठीक है। इसके अलावा दूसरा जो है वो है पंबन ब्रिज। अब इसको लॉन्च कब किया है प्रधानमंत्री जी ने? वो कर दिया था 6 अप्रैल को। पहले पंबन ब्रिज का लॉन्च हुआ था, पास से पंबन, पास से, अब ये देखो कब? 6 अप्रैल को। तो 6 अप्रैल को मैंने ऐसे याद कर लिया कि 6 अप्रैल को ही सॉल्ट सत्याग्रह में गांधी जी ने नमक तोड़ा था जाके, 6 अप्रैल 1930 को। तो जैसे गांधी जी तो गए थे कहाँ पे? दांडी। मोदी जी चले गए हैं पंबन 6 अप्रैल को, तो याद करने के लिए रिफरेंस डेट है। ये जो ब्रिज है ये कनेक्ट करेगा रामानंथापुरम को रामेश्वरम आइलैंड से, रामानंथापुरम को रामेश्वरम आइलैंड से। और जब रामनवमी थी ना 6 तारीख को, उसी समय दौड़ा, क्योंकि राम से रिलेटेड ये है, तो भगवान रामनवमी के अवसर पर ही इसको इनॉग्रेट किया गया है। लागत कितनी आई? 531 करोड़। इसके अलावा ही वुड ऑल्सो फ्लैग ऑफ अ न्यू ट्रेन सर्विस, एक नई रेल सेवा भी जारी करेंगे, और वो ट्रेन सर्विस किस किसके बीच में चलेगी? तंबारम और रामेश्वरम के बीच में, ठीक है। ब्रिज जो बनाया गया है वो रामानंथपुरम और रामेश्वरम आइलैंड के बीच में, ट्रेन सर्विस चलेगी तंबारम और रामेश्वरम के बीच में। पंबन ब्रिज से रिलेटेड फैक्ट देखेंगे, बहुत इंपॉर्टेंट है। कनेक्ट कर, देखो, इंडिया का पहला वर्टिकल लिफ्ट रेलवे सी ब्रिज, एक एक इंपॉर्टेंट है। वर्टिकल लिफ्ट का मतलब होता है, जैसे ये ब्रिज है, ये देख रहे हैं, ये दो पिलर्स हैं इसके, तो ये ऐसे नहीं उठेगा कि ये गेट इस साइड को खुल जाए, आधा गेट इस साइड को, नहीं, ऐसे नहीं होगा। ये ऐसे उठेगा। इसके ये गेट देख रहे हैं, ये ऊपर की तरफ ऐसे उठ जाएंगे, दोनों गेट ऊपर की तरफ ऐसे उठेंगे। इसी को कहते हैं वर्टिकल लिफ्ट ब्रिज है, भारत का पहला। याद रखना, ये भारत का पहला है, एशिया का पहला नहीं है, ये तो चाइना में ऑलरेडी है। पंबन आइलैंड टू मंडपम ऑन द मेनलैंड। मेनलैंड देखो, पंबन है, देखो ऐसे समझो, यहाँ पे है क्या? मंडपम, मंडपम, और पंबन है आइलैंड ये। तो मेनलैंड है मंडपम, याद रखना, मंडपम मेनलैंड है ना कि आइलैंड है, ठीक है। तो आइलैंड मेनलैंड में अंतर हमें याद है। इसके अलावा इसकी टोटल लेंथ कितना है? 2.078, 2.078 किलोमीटर, ठीक है। इट विल रिप्लेस आइकॉनिक पंबन ब्रिज, जो कि इंडिया का पहला सी ब्रिज भी था, जिसकी बनाया गया था 1914, फर्स्ट वर्ल्ड वॉर हुआ था 1914 में, ऐसे याद कर लो, ठीक है। और इसको बनाया किसने है?
पूछे का बॉर्डर रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन ने बनाया, बॉर्डर रोड ऑर्गेनाइजेशन नहीं, वो तो रोड बनाती है, ये बनाया रेल विकास निगम लिमिटेड में, RVNL, बहुत इंपॉर्टेंट हो जाते हैं। ठीक है, तो पंबन ब्रिज मंडपम से, पंबन आइलैंड से मंडपम मेनलैंड 2.078 किलोमीटर रेलवे विकास निगम ने बनाया, 1914 में पुराना वाला बना था, लागत है 531 करोड़। इनॉग्रेशन कब किया गया? 6 अप्रैल को। कंबा रामायण, रामायण ना तमिल में जो लैंग्वेज, मतलब वह व्यक्ति कौन था जिसने रामायण का तमिल ट्रांसलेशन किया था, वो थे कंबा। कंबा की रामायण बहुत फेमस है। तो कंबा रामायण आल्सो नोन एज राम अवतारम, इसका रियल नेम क्या है? राम अवतारम। इसे तमिल लिपि बेस्ड ऑन द संस्कृत वाल्मीकि रामायण, इतना याद रखना, और ज्यादा कुछ नहीं था। बात ये है, अब जो मिनिस्ट्री ऑफ कल्चर है, इन्होंने लॉन्च किया एक कंप्रेहेंसिव इनिशिएटिव कि वो प्रिजर्व करेंगे और प्रमोट करेंगे कंबा रामायण को, कि जो लिखी गई है उसको तमिलनाडु की जो है, यानी कि तमिल भाषा की रामायण को प्रमोट करेंगे। और हमें पता है तमिल के बारे में इस समय बहुत ज्यादा कंट्रोवर्सी चल रही है तमिल एंड हिंदी के बीच में। तमिल जो पोर्ट से कंबर ये 12वीं शताब्दी में हुए थे, इनको पैट्रोनाइज किया था जिस राजा ने, उनका नाम था थिरुवेन्नाई नल्लूर सदैयप्पा वल्लाल। सदैयप्पा याद रख लो, सदैयप्पा वल्लाल, बस यही याद नाम हो पाएगा। स्ट्रक्चर क्या है? 6 कदम कंडम्स में डिवाइड है, यानी कि 6 चैप्टर हैं और 113 पजलम्स, 113 सेक्शंस है। तो 6 चैप्टर 113 सेक्शंस, बस इतना याद रखो और कुछ नहीं। वाल्मीकि रामायण में देखे जाएंगे तो 24,000 वर्सेस हैं और 7 कांड है। ठीक है, 24,000 वर्सेस और 7 कांड। फर्स्ट एवर एक्सपोर्ट टू एंथ्यूरियम फ्लावर्स फ्रॉम मिजोरम टू सिंगापुर। देखो सबसे बड़ी बात है एंथ्यूरियम, और क्या है? फ्लावर। एंथ्यूरियम है क्या? फ्लावर। कहाँ से भेजे जा रहे हैं? मिजोरम टू सिंगापुर, बस इतना याद रखना और कुछ याद नहीं रखना। जैसे अभी हमने डिस्कस किया था डल्ले चिली, डल्ले चिली कहाँ पे भेजी गई? चली गई है सोलोमन आइलैंड में। उसी तरीके से एंथ्यूरियम फ्लावर को मिजोरम से सिंगापुर भेज रहे हैं। याद कैसे करेंगे? एंथ्यूरियम से मिजोरम, एंथ्यूरम रम मिजोरम, रम मिजोरम, वो कहाँ पे गए हैं? सिंगापुर में गए। तो लोग अपने सिंग पर फ्लावर लगाएंगे, ऐसे याद रख लेना। मेघालय की बात करें, मेघालय ने इनोवेट किया पहला साइंटिफिक कोल माइन इन आफ्टर नियरली अ डेकेड लॉन्ग बैन। तो पहला साइंटिफिक कोल माइन, पहले देखो यहाँ पे कोल माइनिंग पे बैन था क्योंकि रेड होल माइनिंग होती थी, तो अब मेघालय ने दोबारा से सूखे कर दिया है, इनोग्रेट किया, मतलब स्टार्ट कर दिया है। और एनजीटी की रोक थी 2014 से। एएसआई ने डिस्कवर किया ओवर 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर डिस्कवर्ड इन केरला। नॉर्मल क्वेश्चन, और जनरली हमें पता है मेगालिथिक जनरली कहाँ पर? केरला ही में होते हैं, हिस्ट्री में हमने यही पढ़ा, लेकिन संख्या पूछी जा सकती है कितने? 110 मेगालिथिक स्ट्रक्चर। और कहाँ पे? नियर मुल्ला पूजा डैम एंड पलक्कड़। तो मुल्ला पूजा डैम है पलक्कड़ डिस्ट्रिक्ट के अंदर केरला में, बस इतना याद रखना है। मेगालिथिक होते क्या थे? बरियल साइट्स होती थी, जनरली बरियल साइट्स स्ट्रक्चर्स हैं ये। बरियल साइट मतलब दफनाने की जो साइट्स हैं, जैसे आज आप लोग ग्रेप्स बना देते हैं, वही मान लो बस, और कुछ। ये जनरली जो रिलेटेड है, ये न्यूलिथिक एज, ब्रॉन्ज एज और इसके अलावा आयरन एज को भी इंगित करते हैं। ठीक है, आयरन एज को भी इंगित करते हैं। इनमें कुछ नाम देखेंगे, मोस्ट बरियल्स आर ऑफ सिस्ट। जनरली अब इन बरियल्स के भी अलग अलग नाम है, उनमें से सबसे ज्यादा जो है वो सिस्ट टाइप के हैं। इसके अलावा आप देखोगे मोस्ट नोटेबल साइट्स जो हैं बरियल्स की, वो जैसे ब्रह्मगिरी कर्नाटका में और आदिचन्नालूर तमिलनाडु में भी आपको इस प्रकार के बरियल्स वहां पे से भी प्राप्त हुए हैं। केरला बिकम्स फर्स्ट स्टेट टू एस्टैब्लिश सीनियर सिटीजन कमीशन। सीनियर सिटीजन यानी कि जो वृद्ध लोग हो जाते हैं 65 प्लस ईयर्स के, उनके लिए स्पेसिफिक कमीशन बनाने वाला राज्य बना है कौन सा? केरला। तो ये अच्छी अचीवमेंट है, बस इतना याद रखना है, इससे ज्यादा और कुछ नहीं। तो ये था हमारा फरवरी और मार्च के लिए जो स्टेट्स न्यूज में रहे हैं किन कारणों से। वीडियो पसंद आया हो तो शेयर भाई कर दो, लाइक भी कर सकते हैं। थैंक यू।